देखो तुम सबने ट्रिग्नोमेट्री अब सबने कर रखी है, तुम्हें एक तरीके से tan की वैल्यूज याद रखनी है। सिर्फ तीन तीन वैल्यूज याद रखनी है। 30, 45, 60। 90% हमें ना, हम एक्चुअली वैसे तो देखो साइन की भी एक दो क्वेश्चंस हैं, साइन और tan। ठीक है। sin 30 हाफ होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है और tan 60 √3 होता है। एट tan तो 90, मतलब मुझे कहना 90% क्वेश्चन में हम tan ही लगाएंगे, बहुत रेयर हो गए। लाइक 90 भी नहीं, 95% क्वेश्चन में tan ही लगेगा। बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें हम साइन लगाएंगे। तो 5 मार्कर या 4 मार्कर में आएगा, केस स्टडी आएगी, या 5 मार्कर में आएगा। अब मुझे इसमें ये कहना है कि बाई चांस ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आया, तो कोई टीचर, एज पर में जितना मुझे पता है, कईयों की टीचर ने ये डिस्क्रिप्शन नहीं समझाती है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें। कि जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो तुम्हें टीचर को बताना पड़ेगा ए बी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एसीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एक चीज हम टीचर को समझाएंगे। और ये चीज तुम्हें पहले भी पता है, ट्रिगो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, तो हमारा ईच डायग्राम विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे ये दिखाना था कि इन्होंने जितने सॉल्व एग्जांपल्स कर रखे ना, हर एक में उन्होंने समझा रखा है कि कौन क्या है। ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तुम देखोगे हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, ए बी क्या है, सी डी क्या है, ए डी क्या है। तो अगर पेपर में बोर्ड में एक या दो क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरा ये कहना है कि कोशिश करो कि डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाओ। ठीक है, 2 मार्कर का क्वेश्चन है तो ना लिखो तो भी चलेगा। बट 3 मार्कर 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आए, केस स्टडी में तो लिखना ही नहीं होता है। केस स्टडी में वो खुद ही बता देंगे उनको क्या चाहिए होता है। तो बस 3 मार्कर 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और एक ही एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 ही है बस, और हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो इन्होंने बता दी रोप हमेशा टेढ़ा होता है, तो हाइपोटेनियस हो गया। विच इज स्ट्रिक्टली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो ये मेरा पोल हो गया एक तरीके से। तो मैं यही कहूंगी टीचर को, लेट ए बी पोल। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, सॉरी। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। और नीचे जो तुम्हारा मतलब सिर्फ हाइट ऑफ द पोल ही मांग रखी है। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल है मेरा, तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑपोजिट और हाइपोटेनियस किसके फॉर्मूले में आते हैं? जिन्होंने बेस परपेंडिकुलर रख रखा है, तो ये तुम्हें पता है, दिस इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है? या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है? साइन का है। तो मैं तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो बेटर लगता है। तो मैं लिखूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। मैं कहूंगी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? जब भी हम नीचे खड़े हैं और नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस एंगल को हमेशा हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। कि तुम अपनी सोसाइटी के नीचे खड़े हो और कोई टेरेस पे से तुम्हें आवाज लगा रहा है, तो तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो उस वाले एंगल को हम हमेशा क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है। अब हम ट्रिगो लगाएंगे। हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हम साइन फॉर्मूला लिखना है, लिखो नहीं लिखना है चल जाता है। तो sin 30 क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा। तो sin 30 तो हाफ होता है, ए बी मुझे ढूंढना है, और ए सी की वैल्यू 20 दे रखी है। तो ए बी कितना आ जाएगा? 20/2 विच इज 10 मीटर। अब लास्ट में तुम लिखोगे therefore हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो याद रखना है, जब जब तुम्हारा हाइपोटेनियस गिवन है या निकालना है, सिर्फ उसी क्वेश्चन में हम साइन का कंसेप्ट लगाएंगे, नहीं तो 95% में tan ही लगता है। आइदर वो तुम्हें पोल की हाइट मांगेंगे या पोल का बेस का डिस्टेंस मांगेंगे। हाइपोटेनियस बहुत कम आएगा, और अगर हाइपोटेनियस इंक्लूडेड है तो याद रखना साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो यही दो लगाने हैं बस हमें इस पूरे चैप्टर में।
अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, जैसे ये ट्री है, ठीक है, याद रखना है सपोज यहाँ से ब्रेक हुआ है तो जितना ये ऊपर है ना उतना ये नीचे आएगा, मतलब इतना ही तुम्हारा ये होगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे राइट एंगल है, इन्होंने कहा है जहां पे ट्री तुम्हारे बेस को टच कर रहा है ग्राउंड को वहां पे वो 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री बन गया। अब मैं कह रही हूँ ए बी सी है और ये डी है, ठीक है। याद रखना है हम कहेंगे लेट ए सी बी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ए बी इज इक्वल्स टू बी डी है, क्यों? सेम ब्रोकन पार्ट, समझ में आ रहा है? जो टूटा हुआ है वही तो नीचे जाके गिरा है, तो ये डिफरेंट थोड़ी होएगा, सेम होगा। तो हम लिखेंगे सेम ब्रोकन पार्ट, तो ये दोनों सेम चीज है। तो मैंने दोनों को एक्स लिख दिया जिससे तुम लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आए कि लाइक दिस इज एक्स और ये भी एक्स है, ठीक है, एक्स और एक्स। एंड लेट बी सी बी अनब्रोकन पार्ट, जिसको हमने y कह दिया। एक्चुअली में लास्ट में मुझे टोटल हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, तो मुझे x प्लस वाई बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम, और अब हमें सी डी हमें बता रखा है, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ये बता रखा है, ठीक है। तो हमें x भी निकालना है, हमें y भी निकालना है। तो तुम्हें हाइपोटेनियस लगाना है। तो अब इसमें तुम्हारी मर्जी, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले सपोज मैं y निकालूंगी, मुझे हाई हाई मतलब जो तुम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, मैं तो इसको ये कहूंगी ना, एंगल का ऑपोजिट ये है, एंगल का एडजेसेंट ये है, और एंगल का हाइपोटेनियस ये है। तो मुझे दिख रहा है ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो ये किसका फॉर्मूला है? tan का। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल C is equals to 90 डिग्री, एंगल BDC is equals to 30 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और अब हम लगाएंगे tan 30। तो tan 30 आता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 होता है 1/√3, ऑपोजिट मेरा y है, एडजेसेंट 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आई? 8/√3। तुम्हें यहीं पे रैशनलाइज करना है, यहीं पे कर लो, आगे करना है आगे कर लो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8√3/3 मीटर आएगा। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे x निकालना है, तो तुम्हारी चॉइस है, मैं cos के फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ और मैं y का यूज करके साइन से भी निकाल सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे cos वाला इजी लग रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली cos 30 लगाऊंगी। तो cos 30 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 चेक करना है कि किसका सोल्यूशन है। cos 30 एडजेसेंट 8 है और हाइपोटेनियस x है, और cos 30 हमें पता है कितना है, 1√3/2। तो x कितना आएगा? 16/√3। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 16√3/3। अब मुझे तो टोटल हाइट निकालनी है, तो हम कहेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x 16√3/3 है और y 8√3/3 है, तो एलसीएम ऑलरेडी सेम है, तो ये 24√3 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 8√3 मीटर आएगा। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children of age 5 years, 5 years वालों के लिए इन्होंने कहा है they prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, ठीक है, and is inclined to the ground at 30 डिग्री एंगल, ऐसे। और जो तुम्हारा ये है, whereas for एल्डर के लिए इनका कहना है कि एक तो हाइट हो जाएगी 3 मीटर, और जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ये कंडीशन है, ठीक है।
तो ए और बी तो हाइट ऑफ द स्लाइड हो जाएगी, और ए सी और बी सी जो ये है, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे पी आर, ये तुम्हारी लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट ए बी, और मैं यहीं पे लिख देती हूँ पी क्यू, बी हाइट ऑफ स्लाइड, एंड ए सी एंड पी क्यू आर बी लेंथ ऑफ स्लाइड। तो हमें ना इन दोनों की लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। तो मैं ट्रायंगल एबीसी का करके दिखा रही हूँ, तो तुम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर का करोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल बी, और एंगल बी इज 90, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस है तुम्हारे डायग्राम में, मुझे दिख रहा है ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है। तो याद रखना है कि साइन लगेगा इसमें, हाइपोटेनियस आते ही साइन, साइन या कॉस में से जाता है, तो हम मेजोरिटी में साइन ही यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू ऑपोजिट की। एडजेसेंट होता तो कॉस लगाते हैं हम। तो हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 हाफ है, ए बी की वैल्यू मुझे 1.5 दिया है, और ए सी मुझे निकालना है। तो देयरफॉर ए सी कितना आ गया, 2 into 1.5 विच इज 3 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ स्लाइड है छोटे बच्चों की वो 3 मीटर की होगी। साइन 60 इज इक्वल्स टू, तुम्हारा आंसर 3/PR है। साइन 60 इज √3/2, तो PR कितना आएगा 6/√3। अब उसको रैशनलाइज करोगे, कहाँ गड़बड़ करी थी तुमने देवांगी? ठीक है, 6√3/3, तो 3 से भी डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर इज 2√3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 30 डिग्री दिया है। द डिस्टेंस 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दे रखा है, ये 30 मीटर है, ए बी सी। और मुझे हाइट ऑफ द टावर मांगी, ये मांगा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट ए बी बी हाइट ऑफ द टावर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चाहे इसको एसी में लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी सी करके। और अब हम लगाएंगे, अब देखो निकालना ये है, तो याद रखना ये ऑपोजिट है तुम्हारा और ये एडजेसेंट है, तो क्या लगेगा tan। जब हाइपोटेनियस नहीं है तो हम याद रखना सोचना ही नहीं है, tan ही लगेगा। कॉट तो मैंने आज तक कभी नहीं यूज करा है, इतने साल से पढ़ाते आई हूँ, चाहे मैं एक्स्ट्रास करा लूँ कुछ भी करा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कॉट मेंशन नहीं, मैंने कभी कॉट नहीं लगाया। ठीक है, tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब करो, कैलकुलेट करो। फिफ्थ में देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये काइट है हमारी, ठीक है, 60 मीटर। String is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground is 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये मांगा है हमें क्वेश्चन में। तो हाइपोटेनियस आते ही मैंने क्या बोला था, क्या लगाना है, साइन लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, आधे बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है। देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब पता है कि कई गांठ नहीं है, मतलब कई बार तुम जब वो कभी काइट उड़ाई हो तो तुम्हें पता हो कि गांठ सी बन जाती है, उलझ जाता है, उलझा हुआ नहीं है कहीं पे, सीधी सीधी वो स्ट्रिंग है, इनका ये कहना है कि कहीं पे भी तुम्हारा
धागा या जो भी बोलते हैं उसको, वो उलझा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, स्लैक का मतलब वो है। तो बस अब लगाओ, साइन 60 लगाओ, सॉल्व करो। मतलब पहले डिफाइन करोगे, ठीक है। ए बी बी हाइट ऑफ द काइट। ये बता दो, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो तो मैं फिर डायरेक्ट सॉल्विंग पे ही आ जाऊंगी। ये चीजें अब तुम लिख सकते होगे ना डिस्क्रिप्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अब लगाओ साइन 60। हाइपोटेन्यूज निकालना, ये सोचते ही याद रखना है कि सीधा साइन लगाना है। सबका आंसर आ गया 40√3 मीटर। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है। वो यहां से देख रहा है। अब याद रखना है, ग्राउंड से नहीं देखेंगे। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो आइस से होगा, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे बनाएंगे, जो भी हमारा एंगल बन रहा है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 से 60 बढ़ा है। मतलब वो कह रहे हैं कि इनिशियली 30 डिग्री है, थोड़ी देर जब वो आगे गया तो वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 60। एक है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 30 आगे आएगा पीछे आएगा, ये नहीं समझ में आता है। याद रखना है, बिल्डिंग के बगल में हमेशा बड़ा वाला एंगल होगा। तुम कहोगे क्यों? जैसे कि अब देखो, कोई छोटी हाइट का पर्सन है, तो मेरे को उसको देखने के लिए छोटा एंगल बनेगा। पर अगर मेरे को खली देखना होगा तो मेरा मुंह ऐसे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना है, हमेशा जो भी टावर बिल्डिंग है, उसके बगल में सबसे हमेशा फिक्स्ड है कि बड़ा वाला एंगल आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि 60 पीछे होगा 30 आगे आएगा, कभी नहीं। याद रखना है, बड़ा वाला एंगल इज ऑलवेज क्लोज टू द बिल्डिंग टावर, जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उन्होंने। समझ में आ गया? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग तुम्हें दे रखी है 30 मीटर। याद रखना है 30 मीटर इज दिस टोटल AC, ठीक है। इसको हम यहाँ पे DE है, ये FG लगा लो, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में जब भी तुम्हें पर्सन की हाइट दी जाएगी ना, तो याद रखना उसको माइनस करना है। वो कभी माइनस होके जो मेरा न्यू आंसर आएगा ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो हमें AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम कहेंगे लेट AC बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बट मुझे AC चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में, मुझे AB चाहिए। तो याद रखना है 30 में से हाइट ऑफ द पर्सन माइनस करना है, तो उसका 28.5 मीटर आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में 30 का कोई रोल नहीं है, कहीं पे भी हम 30 यूज नहीं करेंगे। हम ट्रिको बस इसमें लगाएंगे, नीचे वाला पार्ट छोड़ देना है। बट डायग्राम में तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ डायग्राम सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब दो ट्राइंगल्स है, तो दो बार ट्रिको लगेगा हमारा, एक बार छोटा वाला एक बार बड़ा वाला। मैं हमेशा पहले छोटे वाले में ट्रिको लगाती हूँ। मुझे एक्चुअली में डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग चाहिए। तो जैसे ये x है, ये y है, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए फाइनली। ये चीज समझ में आ रही है सबको कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? फाइंड मुझे y करना है। फाइनल आंसर इज माय y, ठीक है। इतना डिस्टेंस उसने स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्डिंग के पास तक पहुंचा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB ट्रिगो लगाएंगे। तो tan 60 लगेगा। tan 60 इज AB अपॉन BD। सबको पता है tan 60 क्या है, √3, ठीक है। AB 28 पॉइंट, ओ सॉरी मैंने 30 कैसे लिखते हैं इधर, 28.5 है। 28.5 अपॉन x। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 28.5 अपॉन √3। मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15। तो इट इज एक्चुअली में 9.5 √3।
सबको यहाँ तक समझ में आ गया? निकालना तो y है, तो अब हम इसमें ट्रिगो लगाएंगे। अब पूरे में लगता है, कुछ बच्चे ना आधे ट्रायंगल में ट्रिगो लगाने की कोशिश करेंगे, आधे में लगेगा ही नहीं, पूरा ट्रायंगल आएगा, एक ये छोटा वाला एक पूरा वाला। इस ट्रायंगल में ट्रिगो नहीं लग सकता ए एफ डी में। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं है। मैंने पहली स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? जब तक तुम्हारा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तुम्हारा ट्रिगो नहीं लग सकता। ट्रिगो लगने के लिए राइट एंगल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हमारा किस में लगेगा? पूरे वाले में, ए बी एफ में। ए डी एफ में नहीं लगेगा। ए बी एफ में ट्रिगो लगाओगे तो क्या आएगा? tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी एफ। tan 30 तो 1/√3 होता है। ए बी क्या है? 28.5। बी एफ डायग्राम में देखो y प्लस एक्स है। अब मैं x की वैल्यू तो ढूंढ चुकी हूँ, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 y प्लस 9.5√3। तो यह आ जाएगा 9.5√3 प्लस y इज इक्वल्स टू 28.5√3। तो y निकालना है, तो 28.5√3 माइनस 9.5√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 कहाँ है तुम्हारा? सुन के मैंने लिख दिया 19√3। ठीक है, मीटर। 19 अब देखो बोर्ड में ना एक और डिफरेंस होता है, बोर्ड में टीचर √3 की वैल्यू मेंशन करेगी, उनको फाइनल आंसर ना नॉर्मल चाहिए, तो वहां पे अगर ब्रैकेट में मेंशनड है तो तुम्हें वो वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है, मेंशन नहीं है तो नहीं डालना है, अपने मन से तो डालना ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। और मेंशन कर रखा है, बाई चांस कोई बच्चा √3 की वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना भूल गया तो आधा मार्क कट। ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, एक पर्सन एक पॉइंट से इस टावर के ऊपर वाले पार्ट को भी देख रहा है, ठीक है, और इसके नीचे वाले पार्ट को भी देख रहा है एक ही जगह से। अब याद रखना है, इसमें आगे पीछे वो नहीं, ये तो एक ही पॉइंट से, तो तुम्हें पता है ये 45 डिग्री होगा और ये क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा एंगल है उससे। एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहे तो तुम्हें पता है छोटा वाला विल भी छोटा, बड़ा वाला विल भी बड़ा। और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो ए बी सी और डी, तो मैं कहूंगी लेट बी सी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ए बी बी हाइट ऑफ टावर। तो हमें एक तरीके से हाइट ऑफ टावर ही निकालनी है। तो मैं एक पहले देखो, मैं हमेशा छोटे वाले में ट्रिगो लगाती हूँ, तो पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रिगो लगाऊंगी। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है मेरा? बीडीसी, ये 90 तो है ही, तो पहले मैं इन ट्रायंगल बीडीसी लगाऊंगी। तो tan 45 क्या आएगा? बीसी अपॉन सी डी। tan 45 1 है, बीसी की वैल्यू 20 है, तो सी डी भी क्या आ जाएगा? 20 मीटर। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि ये 20 मीटर है। समझ में आ गया? अब पता चला है, पहले नहीं कही, तुम पहले से मान के चलो। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ ट्रिगो, इन ट्रायंगल एडीसी, तो यहाँ पे tan 60 लगेगा, तो वो क्या आएगा? ए सी अपॉन डी सी। tan 60 √3 है, बट ए सी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी प्लस 20, और डी सी भी कितना आया है? 20। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 20 √3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20, तो ये आएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए बी। 20 कॉमन निकालो, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर बोर्ड में √3 की वैल्यू दी जाएगी तो हम उसमें डालेंगे 1.73 और फिर माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, मीटर। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal। ठीक है, ये पेडेस्टल है और उसके ऊपर ये स्टैचू है।
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree और bottom of the statue is 45 degree. ठीक है, 60 और ये 45 है. A B C D. अब तुम्हें नीचे की हाइट निकालनी है. स्टैचू की हाइट दे रखी है, तो ये 1.6 मीटर है और हमें ये निकालनी है. अब अगेन हम कहेंगे लेट ए बी हाइट ऑफ स्टैचू. BCB height of pedestal. अब हम इन ट्राइंगल छोटा वाला BCD ट्रिगो लगाएंगे. ठीक है, तो tan 45 क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD. 1 is equals to BC अपॉन CD. तो therefore BC is equals to CD इक्वल है, इसको मैं x मान लेती हूँ, मतलब ये भी मेरा x आया और ये भी मेरा x आया. समझ में आया? ये जो मैं डायग्राम में वो कर रही हूँ ना, जैसे ग्रीन से, इसको लिखना मत, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व होने के बाद में लिख रहे. तुम पहले से एक्स एक्स लिख के चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कहाँ से हमें पता था ये इक्वल आ रहा है या नहीं. ये तुम्हें अब फर्दर क्वेश्चन समझने के लिए मैं लिख रही हूँ इसको. ठीक है, तो ग्रीन वाले को कॉपी मत करना डायग्राम में. अब लगाओ पूरे ट्राइंगल में ADC में tan 60, तो आएगा AC अपॉन DC. tan 60 √3 होता है. AC is 1.6 प्लस x अपॉन x. इसलिए मैंने x लिया है क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा. अब बस हमें लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है. ठीक है, ये x को इधर शिफ्ट कर देंगे. √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x. तो √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6. तो ये आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6. तो x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. तो रैशनलाइज करेंगे हम इसको, ये आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे √3 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 विच इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. दो चीजें हैं. अब एक जगह टावर है, एक जगह बिल्डिंग है. ठीक है, ऐसे है. सपोज मैं कह रही हूँ ये टावर है, ये बिल्डिंग है. एक की हाइट बड़ी छोटी है. ठीक है, हमें टावर की हाइट दे दी है 50 मीटर है. देखो अभी हमें तो नहीं पता कौन बड़ा निकलेगा कौन छोटा, तो एक को बड़ा छोटा दिखा देना. इक्वल हाइट नहीं है दोनों की अभी. ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों की इक्वल है, तो वहां पे हम इक्वल दिखाएंगे ऐसे. अब ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से इसको देख रहा है, बिल्डिंग से ये रहा ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60. तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है. ये चीज समझ में आई. और ये क्या है, 30 डिग्री है, छोटी निकलेगी. समझ में आया. तो ये AB है, ये CD है ऐसे. अब तुम्हें क्या करना है, मुझे जिसकी वैल्यू पता है उसमें पहले ट्रिगो लगाना है. तो मुझे टावर की वैल्यू पता है, तो मैं पहले ABD में ट्रिगो लगाऊंगी. तो मैं कहूंगी इन ट्राइंगल ABD tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD. tan 60 √3 है, AB की वैल्यू 50 है, तो BD कितना आएगा 50 अपॉन √3. अभी रैशनलाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि फाइनल आंसर हमें प्रॉपर चाहिए. अब मैं ट्रिगो लगाऊंगी दूसरे वाले ट्राइंगल में BDC में.
तो ये आएगा tan 30 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी डी। tan 30 इज 1/√3। सी डी मुझे निकालना है और बी डी मैंने निकाल लिया है 50/√3। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके ऐसे, तो 50/3 आ गया। अब इन्होंने आंसर आई थिंक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है। हाँ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पता इम्प्रॉपर में करना है नहीं करना है, तो हम तो पेपर में ऐसे ही करके आएंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब ये इक्वल है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ए बी सी डी आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो मुझे बी डी की वैल्यू दे दिया इन्होंने, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट, याद रखना ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इन्होंने एक रैंडमली पॉइंट लेने के लिए कहा है, तो मिड पॉइंट मत बना देना उसको, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिर टोटल चेंज हो जाएगा, आंसर ही नहीं मैच होगा। तो इसमें मिड पॉइंट नहीं लेना है तुम्हें, ठीक है, हमने ये ई बोल दिया। अब एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैंने बीई को एक्स कंसिडर करा तो ईडी कितना बनेगा, बताओ, तेज बोलो। 80 - x बनेगा, ठीक है, टोटल 80 था ना, उसमें से एक पार्ट x कंसिडर करा है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना आएगा, 80 - x आएगा। तो अब किसी में भी ट्रिगो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का, और तुम कहोगे किसको 60 दे किसको 30 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी दे दो आंसर सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। और मैंने इक्वल है तो मैंने इसको वाई वाई लिख दिया, क्योंकि सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा रिलेशन, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं हम कहेंगे ए बी एंड सी डी आर आर टावर्स ऑफ सेम हाइट। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है। ई वाला पार्ट लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, हमने डायग्राम में शो कर दिया है उसको, एक को मैंने एक्स लिया है तो एक 80 - x है। अब हम डायरेक्ट ट्रिगो लगाएंगे, तो पहले मैं छोटे वाले में लगा लेती हूँ, ए बी ई में। तो यहाँ पे आएगा tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई। tan 60 इज √3, ए बी की वैल्यू y है और बी ई x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू √3x। ये हमारा इक्वेशन 1 आया है। हेलो, मेरी क्लास चल रही है। tan 30 अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल सी ई डी। tan 30 क्या आएगा, सी डी अपॉन ई डी। tan 30 इज 1/√3। सी डी वाई है और ई डी 80 - x है, तो 80 - x इज इक्वल्स टू अगेन √3y। बट तुम्हें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इट इज √3x। तो यहाँ पे हम टीचर को लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये आएगा 80 - x इज इक्वल्स टू 3x। तो 80 इज इक्वल्स टू 4x एंड x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब x तो क्या हो गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 20 मीटर है, तो ED कितना होगा, 80 - x विच इज 80 - 20 इज 60 मीटर। एंड y भी मांगा है मुझसे, तो y इज इक्वल्स टू √3x है, तो इट विल बी 20 √3। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 और 20 मीटर अवे पे जो फुट ऑफ 30 डिग्री बन जाएगा, इन्होंने बताया, मतलब डायग्राम में ऑलरेडी बना रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है, और विड्थ ऑफ कैनाल ये निकालना है हमें, ठीक है। इनका कहना है कि कैनाल के एक साइड में लाइट हाउस है और अदर साइड में ये चीजें हैं जो इन्होंने बताया है। टीवी टावर है, तो हमें BC निकालना है और AB निकालना है।
तो पहले हम ऑब्वियसली किस में ट्री को लगाएंगे, छोटे वाले में लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल, अब इसमें ऑलरेडी इन्होंने ही डिफाइन कर रखा है तो हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ट्री को ही लगा लेंगे। इन ट्राइंगल ACB tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 √3 है। अब ना मैं एक काम करूंगी, लेट AB को x मान लूंगी क्योंकि उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। x है, ठीक है, x अपॉन BC। तो BC मेरा कितना आ गया, x बाय √3 1। ऐसे तो BC को x भी मान सकते थे, मुझे लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड आएगा। BC को x मान लेते हैं। देखो आंसर दोनों वे से आएगा, मैं ये नहीं कह रही, पर बस ये है कि इससे थोड़े कैलकुलेशंस तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और कुछ नहीं। मतलब कुछ बच्चे ना शिफ्टिंग में गड़बड़ कर देंगे। √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन x। हमने इसको x माना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो AB कितना आ गया, √3x। हाँ, इन ट्राइंगल ADB tan 30 is equals to AB अपॉन BD। tan 30 1/√3 है, AB √3x है, और BD दोनों का एडिशन है, BC प्लस CD। तो ये आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x। तो 20 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर। तो देयरफॉर AB कितना आएगा, √3x है, दैट इज 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारी 10 √3 आया है, और जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो 10 मीटर आया है। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 मीटर। अब देखो कोई पर्सन ना यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से अब तुम्हारा एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ से एक है केप टावर है ये, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है टेरेस पे या ऊपर, वो यहाँ से इसको एक बार देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री। और एक बार वो नीचे देख रहा है अब उसी के फुट को, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि मतलब हम कहीं से खड़े हैं और नीचे की कोई चीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल तो देखो, मैं लाइन ऑफ साइट से बनता है। तो ये जो डॉट है ना, ये पर्सन की आई है, तो यहाँ से ऐसे बना, देखो इधर रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बट ये तो हमारे ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है, तो याद रखना यहाँ पे हमेशा अल्टरनेट एंगल से 45 आएगा, या ऐसे। समझ में आया सबको। जब वो नीचे देखता है तो डायरेक्ट वो हमारे ट्राइंगल में नहीं आता है, तो हमें हमेशा अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये 90 है पूरा और ये 90 है, तो सीबी तो आएगा। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वो बाई चांस आ गए क्योंकि इसमें 45 है, बाई चांस। तो जब भी 45 होगा तो 45 आएगा ही, पर उसका कोई रोल नहीं है। समझ में आया सबको। तो हम टीचर को लिख के देंगे कि एंगल ACB इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल BCE is equals to 45 degree, angle of depression। Therefore angle CED is equals to 45 degree। अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि हमें पता है ना ये दोनों परपेंडिकुलर है, CBD पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स एंड CD is equals to BE is equals to 7 मीटर। तो याद रखना ये भी 7 मीटर बनेगा। ये क्यों, याद रखना ये जो शेप बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल बनेगा। जब जब तुम्हारा डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये ऐसी फिगर हमेशा रेक्टेंगल ही बनती है, ठीक है।
तभी तो अल्टरनेट से 45 हो गया, और जो यहाँ पे वो वही वहां पे 7 बच गया। अब मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे ए बी निकालना है, मतलब ए ई निकालना है। उसमें से एक पार्ट मुझे 7 पता चल गया है। तो एक्चुअली में हमारा सारा कैलकुलेशन एक्स निकालने के लिए है, पर हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते। तो पहले हम इसमें ट्रिको लगाएंगे, किसमें, फिर हम इसमें लगाएंगे। समझ में आया? ट्रिको लगता है एलिवेशन वाले ट्रायंगल में ही है। तो जो अल्टरनेट करके जहां तुमने 45 बनाया, अब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ना। तो अब हम यहाँ पे पहले सी डी ई में लगाएंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई। और याद रखना है ये भी, जैसे ये 7 हो गया ना, तो यहाँ पे भी लिख दो डी ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये दोनों भी वाई वाई हो गए, तो ये रेक्टेंगल बनता है। तो पहले हम y निकालेंगे। हम कहेंगे tan 45 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन डी ई। tan 45 1 है, सी डी 7 है, और डी ई y है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। बाई चांस अब ये स्क्वायर बन गया है, पर ये मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 45 में तो स्क्वायर ही बनेगा फिर। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 √3 होता है, ए बी एक्स है और बी सी वाई है। तो वाई हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 7। तो एक्स इज 7 √3। फिर हमें तो टोटल हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा, और ये आंसर है यहाँ से। अब जो पर्सन यहाँ से खड़ा है, एक बार इस बोर्ड को देख रहा है, एक बार वो इस बोर्ड को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो ऊपर से देखेगा, तो याद रखना है कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। 30 और 45 दो एंगल्स हैं, तो मैंने पहले ही समझाया था, आगे हमेशा कौन सा वाला आएगा, जो बड़ा है। ठीक है, दोनों में से। और पीछे हमेशा कौन सा आएगा, जो छोटा वाला है। तो तुम्हें यहाँ पे टीचर को दिखाना पड़ेगा, ये मेरा 45 है और ये मेरा कितना है, 30 है। तभी तो वो अल्टरनेट एंगल से नीचे आए हैं। तो तुम्हें नीचे का तो पता ही है, आगे हमेशा बड़ा वाला आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली लिखना है तुम्हें ऐसे। तो ये ए बी है, जिसको हम, और सी डी तुम्हारे बोर्ड की लोकेशन है। ये हमारा लाइट हाउस है। डिस्क्रिप्शन तुम लोग लिख लोगे ना, लेट ए बी बी द लाइट हाउस, सी बी द पोजिशन ऑफ बोट 1 एंड डी बी द पोजिशन ऑफ बोट 2, वगैरह जो भी है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रिगो लगाएंगे। तो मैंने हमेशा बताया था छोटे वाले में ट्रिगो लगाना है। लाइट हाउस की हमें हाइट दे रखी है, कितनी है, 75 मीटर दे रखी है। तो हम पहले इन ट्राइंगल ए बी सी लगाएंगे, या वैसे मैं एक बार लिख देती हूँ, क्योंकि लास्ट वेनेसडे को क्लास हुई थी। तो तुम्हें ऐसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, लेट लेट ए बी हाइट ऑफ लाइट हाउस, एंगल ए, इसको भी लिखना पड़ेगा, एंगल ई ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, and angle EAC is equals to angle ACB is equals to 45 डिग्री। रीजनिंग लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और अब हम ट्रिको लगाएंगे। हम कहेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, therefore tan 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 45 1 होता है, AB 75 दे रखा है, BC निकालना है। तो BC आ गया 75। अब हम बड़े वाले पूरे वाले ट्रायंगल में ट्रिगो लगाएंगे। एक चीज सबको समझ में आ गई ना, ट्रायंगल ए सी डी में ट्रिगो नहीं लगता है, राइट एंगल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो छोटा पार्ट है ना, इसमें ट्रिगो कभी नहीं लगेगा, जब तक 90 डिग्री है नहीं उसमें वन ऑफ द एंगल, तो नहीं लगेगा। और इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो tan
30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो tan 30 1/√3 होता है। ए बी मुझे पता है 75 है, एंड बी डी इज 75 प्लस सी डी। तो मुझे सी डी निकालना है, तो वो आ जाएगा 75 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। तो सी डी आएगा 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन आ जाएगा, √3 -1, और यही आंसर है। हमें सी और डी के बीच का गैप निकालना था, दो दो शीट या बोर्ड जो भी है उनके बीच का डिफरेंस निकालना था। और वो वाली बात है, मुझे इतना पता है, मेरे को छोड़ के भी चले जाओगे, पढ़ना तुमने इतना ही है दूसरे टीचर के पास भी। जब यहीं पे उखाड़ नहीं रहे हो तो उधर क्या ही जाके उखाड़ लोगे। अब ये क्वेश्चन ना लास्ट ईयर आई थिंक सो सैम्पल पेपर में आया था, बट उसमें स्पीड भी था कि उन्होंने स्पीड दे के आइदर टाइम मांगा था या टाइम दे के स्पीड मांगा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, लाइक डिफिकल्ट कर दिया केस स्टडी के क्वेश्चन में। तो इसकी चाहे तो मैं दिखा दूंगी केस स्टडी। तो क्वेश्चंस को ऐसे मॉडिफाई करते हैं, और इसमें हाइट आ गई, तो मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है, अगर पर्सन की हाइट आती है तो जब हम हाइट ऑफ द बलून लेंगे तो टोटल नहीं ले जा सकते, माइनस करना पड़ेगा। लाइक ये हाइट ऑफ द बलून है, तो अब क्वेश्चन में 88.2 लेके नहीं सॉल्व कर सकते तुम। 88.2 में से 1.2 माइनस करके न्यू नंबर क्या आया हमारा, 87। तो अब 87 को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमने, समझ में आ गया। पहले तो हम इसको नेमिंग देंगे, ये ए बी हाइट ऑफ द बलून है, सी डी हाइट ऑफ द बलून है, फिर ये डी ई है यहाँ पे, और यहाँ पे सी और एफ कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे। अच्छा, एम एन कर देती हूँ। ठीक है, एम एन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ऐसे ही ले लिया। अब हम कहेंगे सी डी इज इक्वल्स टू ए बी हाइट ऑफ द बलून, ऐसे लिखेंगे हम, हाइट ऑफ द बलून, दोनों ही हाइट ऑफ द बलून है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर। अब हम कहेंगे एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी एन सी एम डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। निकालना क्या है, अगर तुम्हें कोई पूछे फाइंड क्या कर रहे हैं, तो हम बीई निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स। ठीक है, तो हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, तो ए एम बी इज छोटा, तो tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एम बी। tan 60 √3 होता है, ए बी मुझे पता है कितना है, 87, तो एम बी कितना आया, 87 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आएगा 87 √3 अपॉन 3। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो 29 √3। समझ में आया। अब हम बड़े वाले में लगाएंगे, इन ट्राइंगल सी एम ई, tan 30 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन एम डी। tan 30 इज 1/√3, सी डी हमें पता है 87 है, और एम डी दो चीजों का एडिशन है, 29 √3 प्लस बी डी। एक्चुअली यहाँ पे बी डी है, ई नहीं है। ठीक है, मैंने गलती से ई लिखा है, इसको करेक्शन कर लेना, बी डी है, डी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू 29 √3 प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 87 √3। तो बी डी आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, तो इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, तो इट इज 87 माइनस 29, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9 8, 58 आएगा। ठीक है, √3 की सेम स्पीड से चल रही थी। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी,
तो हम कहेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अगर मैं स्टार्टिंग 30 सेकेंड से करा तो जब तक मैं कार चला रही हूँ 30 सेकेंड कह रही हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से चला रही हूँ, तो लास्ट तक वही 30 स्पीड रही, ना बढ़ी ना कम हुई। ठीक है, तो ये एक टावर है जहां से एक पर्सन को वो कार की दो पोजीशंस दिख रही है। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, जो इससे ऐसे। अब ए बी हम कहेंगे टावर है, सीओडी उस कार की पोजीशन है। अब ऑब्वियसली ऊपर से खड़े होके देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर 30 और 60 है, मंत्रा बताएगा 60 कहाँ आएगा 30 कहाँ आएगा, सी पे कौन सा एंगल आएगा, इधर कौन सा आएगा। गलत, दो ही तो एंगल है, 30 गलत है तो 60 तो आएगा। बताया तो था पहला, मतलब जो भी बिल्डिंग टावर है उसके बगल में हमेशा बड़ा वाला आएगा, बड़ा वाला विल बी नियर टू दैट एंड छोटा वाला पीछे होगा, ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो तुम्हें यहाँ दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे डायग्राम वो आइदर टोटल गलत दे देंगे या आधा दे देंगे, आधा मार्क काट लेंगे, 1 मार्क होता है डायग्राम का। ठीक है, पेपर में बिना डायग्राम के सॉल्व कर रहे हो ना, कोई मार्क्स नहीं देगा। हाँ, 30 और 60। कहीं तुम सोच रहे हो मैं टाइम पास के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इनके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, 1 मार्क तो डायग्राम का ही है, क्योंकि ट्रिगो है ही डायग्राम से रिलेटेड। अब मुझे ये बताओ, जब मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है, डी से सी जाने के लिए कार को 6 सेकेंड्स लगे, तो मेरा डिस्टेंस कितना है। हम्म, सबको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी x थी, टाइम मुझे 6 सेकेंड लगा, और किसका डिस्टेंस, डी से सी। समझ में आया? तो डी से सी इज 6x मीटर। तो हम टीचर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लेट ए बी हाइट ऑफ टावर, जिसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी क्वेश्चन में कि कितनी हाइट है। फिर हमें ये पता है एंगल ए ई ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। एंगल ई ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। और इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, पहले ट्रिक को हमेशा हम किस में लगाएंगे, छोटे ट्राइंगल में। अब ये चीज मैंने हमेशा 10 क्वेश्चन में बताई है तुम्हारे, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन में, तो क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में घुसती है। tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब एक चीज ध्यान रखना है, टावर दोनों में आएगी, इसमें भी आएगी, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आएगी। और टावर का मुझे कोई काम ही नहीं है, एक्चुअली में मुझे ढूंढना है बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है मुझे। तो टावर का तो कोई रोल है ही नहीं, तो मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूंगी, जो कि मैं नेक्स्ट अपने ट्रिको में यूज करूंगी। तो tan 60 इज √3, पी सी मुझे पता ही नहीं है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, √3 बी सी। ये चीज समझ में आई? ऐसे। और इसको मैं इक्वेशन 1 दूंगी। अब मैं दूसरे वाले में ट्रिको लगाऊंगी, बड़े वाले में, इन ट्राइंगल ए डी बी, tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 इज 1/√3। ए बी मैंने ढूंढ लिया है, कितना आया था, √3 डी सी। और बी डी क्या है, डी सी प्लस बी सी। अब मुझे पता ही है ये डीसी कितना है, 6x है, हमने निकाल लिया था। 6x प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 3 बी सी। तो 6x इज इक्वल्स टू 2 बी सी।
BC इज इक्वल्स टू 3x। तो ये BC का डिस्टेंस आया। अब तुम्हें तो टाइम निकालना है, टाइम इज एक्चुअली में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा 3x आया, स्पीड मेरी x है, तो टाइम कितना आया 3 सेकेंड्स। तो इसको C से B जाने में कितने सेकेंड्स लगेंगे, 3 सेकेंड्स लगेंगे।